साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं आपका साथी पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज के सेशन में अपन करेंगे आरपीएससी सीनियर टीचर एग्जाम के अंदर अपने सिलेबस में इंडियन ऑथर आते हैं और इंडियन ऑथर में अपने सिलेबस में तोरुदत्त भी है। मित्रों, तोरुदत्त से संबंधित अपने इनकी जो बायोग्राफी है और इनके जो मेजर लिटरेरी वर्क्स है वहां से सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस सेशन में अपने तोरुदत्त से संबंधित इनकी जो लाइफ हिस्ट्री और इनके जो बायोग्राफी है, इनके लिए मेजर लिटरेरी वर्क्स जहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे आज अपन करने वाले हैं। मित्रों, इस सेशन में अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। इसके साथ ही इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं, चाहे वो आरपीएससी सीनियर टीचर एग्जाम के अंदर आए हुए हो या अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर आए हुए हो। मित्रों, कंबाइन करके मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर तोरुदत्त है उसकी कंप्लीट अपने फैक्ट आज इस सेशन में कर लेंगे। तो मित्रों, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में तोरुदत्त है और उनके लाइफ हिस्ट्री से संबंधित और बायोग्राफी से संबंधित इनकी जो मेजर वर्क से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल सही सेशन के साथ जुड़े हैं। तोरुदत्त के मित्रों जो मेजर जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो सारे आज अपने इस सेशन में करने वाले हैं और तोरुदत्त लगभग आपका कंप्लीट भी हो जाएगा अगर आप शुरुआत से लेके लास्ट तक इस सेशन को वॉच करते हैं। इसके अलावा मित्रों, आपको एक छोटा सा टेस्ट देना है हमेशा की तरह। मेरे आंसर बताने से पहले खुद का आंसर प्रत्येक क्वेश्चन का आपको अज्यूम करना है और फिर मेरे आंसर पर आपको मैच करना है और लास्ट में ईमानदारी से मुझे बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट बॉक्स के अंदर। इसके साथ ही तोरुदत्त से संबंधित आपके पास अगर कोई पीडीएफ नोट्स नहीं है, ठीक है, तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान है वहां से ले सकते हैं। मिशन विद्यादान टेलीग्राम का चैनल में जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो मोर पे क्लिक करें, वहां पे आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो मित्रों, बिना किसी देरी किए हुए शुरुआत करते हैं तोरुदत्त के आज के इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं मित्रों। व्हेन एंड वेयर वाज तोरुदत्त बोर्न? तोरुदत्त का जन्म कब व कहाँ हुआ? 1850 दिल्ली, 1868 लखनऊ, 1856 कलकत्ता, 1857 मुंबई। तो मित्रों, दिल्ली लखनऊ नहीं है, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था और वो हुआ था 1856 को। अपने जो रिवॉल्यूशन हुआ था 1857 में, उससे एक साल पहले और 4 मार्च को हुआ था। अगर एग्जैक्ट डेट आप याद रख सको, 4 मार्च 1856 को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। मित्रों, तोरुदत्त का ये 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, ठीक है, और इनके पिताजी एक सिविल सर्वेंट थे, देख लीजिए मजिस्ट्रेट थे। 1856 की बात करें, उस समय अंग्रेजों का शासनकाल था, उस समय वो मजिस्ट्रेट थे और कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ। वेल्दी परिवार था, काफी धनी परिवार था। उस समय लड़कियों के लिए इतनी ज्यादा एजुकेशन नहीं थी, तो उनके पिताजी ने अपनी लड़की को पढ़ाने के लिए पहले उनको फ्रांस के अंदर पढ़ाया, उसके बाद में इनको इंग्लैंड भी रखा कुछ दिन, उसके बाद वापस वो इंडिया में लौट आए। और जो तोरुदत्त का परिवार है, इन्होंने मित्रों क्रिश्चियनिटी है उसको भी एक्सेप्ट कर लिया था, यानी हिंदुइज्म को छोड़ के क्रिश्चियनिटी है उसको एक्सेप्ट किया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे पीछे क्वेश्चन आरपीएससी में आया हुआ अनीता देसाई से संबंधित कि अनीता देसाई ने कौन सा जो रिलीजन है वो एक्सेप्ट किया था। उन्होंने जो धर्म परिवर्तन कर लिया था, इस्लाम में अनीता देसाई ने स्वीकार किया था। इसी तरीके से तोरुदत्त का परिवार है, उन्होंने क्रिश्चियनिटी है उसको स्वीकार कर लिया था। इसके साथ ही मित्र तोरुदत्त है, इसके जो भाई बहन है सबको इनको टीबी का रोग हो गया था। तपेदिक जो होता है टीबी का रोग हो गया, जो इनको बचपन से ही था, तो ये काफी कमजोर थी। तो इनके पहले भाई की डेथ हो जाती है असमय, उसके बाद असमय इनकी जो इससे बड़ी बहन है उनकी हो जाती है और 1877 है मित्रों, एग्जैक्ट डेट है 30 अगस्त 1877 को इनकी भी डेथ हो जाती है, मात्र 21 साल की उम्र में। 21 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई, लेकिन इन्होंने अपनी रचनाओं से, अपनी जीनियसनेस है उसको साबित किया, इसलिए इनको इंडिया के इंग्लिश लिटरेचर उसमें इनको जॉन कीट्स कहा जाता है, इंडिया का जॉन कीट्स कहा जाता है, क्योंकि इनकी लाइफ स्पेन तो बहुत कम रही, लेकिन इनकी जो रचनाएं है वाकई में काफ़ी शानदार है, इनकी जो पोएम्स है काफ़ी शानदार है। तो तोरुदत्त को इंडिया की जो जॉन कीट्स है वो भी कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा अपने 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट। 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच लैंग्वेज डिड तोरुदत्त राइट? कौन सी लैंग्वेज के अंदर तोरुदत्त है उन्होंने लिखा? इंग्लिश ओनली, फ्रेंच ओनली, इंग्लिश एंड फ्रेंच, इंग्लिश फ्रेंच एंड संस्कृत। तो मित्रों, इनको इंग्लिश का भी नॉलेज था, इनकी मदर बड़े इनके फ्लुएंट थे इंग्लिश के अंदर, तो वहाँ से फ्रेंच इन्होंने फ्रांस जाके वहाँ सीखा और संस्कृत उस समय काफ़ी चलती थी तो वहाँ से सीखा। लेकिन उन्होंने जो लिखा है ना, संस्कृत का इन्होंने यूज किया ट्रांसलेशन के अंदर, लेकिन लिखा है उन्होंने इंग्लिश एंड फ्रेंच के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और मित्रों, फर्स्ट ये इंडियन वुमेन है जिन्होंने इंग्लिश एंड फ्रेंच दोनों में लिखा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
विच ऑफ तोरुदत्स वर्क्स इज अ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशंस ऑफ फ्रेंच पोएम्स। इनमें से तोरुदत्त का ऐसा कौन सा कलेक्शन है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है जो फ्रेंच पोएम्स का, यानी मूल रूप से वो पोएम फ्रेंच के अंदर थी, उनका तोरुदत्त है उन्होंने क्या किया, इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। एंशियंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, ए सीफ ग्लिंड इन फ्रेंच फील्ड्स, ले जनरल डे, मैडम मोस्ले आरवर्स, बियांका और द यंग स्पेनिश मेडन। तो मित्रों इसका 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ए सीफ ग्लिंड इन फ्रेंच फील्ड है मित्रों, ये 1876 को पब्लिश हुआ था। ये कलेक्शन है पूरा का पूरा जो फ्रेंच पोएम्स है उनका, और जो फ्रेंच पोएम है उनका ट्रांसलेशन है इंग्लिश के अंदर। इसके अंदर 165 पोएम्स है, इसमें से 8 पोएम है मित्रों। ये इनकी जो सिस्टर है आरू, सिस्टर इनकी नाम था आरू, इनकी सिस्टर ने भी क्या 8 पोएम है उनका फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, और बाकी पोएम है इन्होंने खुद ट्रांसलेशन किया है। इसके अंदर मित्रों एक इनकी खुद की ओरिजिनल पोएम भी है जो फ्रेंच पोएम है, ए मोन पेरे, ए मोन पेरे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर एक ओरिजिनल पोएम भी है इनकी, जो ट्रांसलेशन नहीं है, खुद की ओरिजिनल पोएम है ए मोन पेरे, ठीक है, ये हो जाएगा। ये ए मोन पेरे भी क्या है, पहले फ्रेंच में थी, इसका इन्होंने क्या किया, ट्रांसलेशन किया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद ऑप्शन देखते हैं अपने, ले जनरल डे, मैडम मोस्ले आरवर्स और बियांका। तो बियांका द यंग स्पेनिश मेडन है मित्रों, ये 1870 अपने 8 के अंदर पब्लिश हुआ है। ये मित्रों जो नोवेल है ना, ये नोवेल इनका इंग्लिश का नोवेल है जो अनफिनिश्ड है, ये ध्यान रखोगे आप। बियांका द यंग स्पेनिश मेडन जो है, ये नोवेल है इंग्लिश के अंदर जो इनका अनफिनिश्ड नोवेल है, और जिनको इनके पिताजी ने इनके मरने के बाद में 1878 को पब्लिश किया। और ये जो है ना ले जनरल डे, ये क्या इनका फ्रेंच नोवेल है, फर्स्ट फ्रेंच नोवेल है, और एक ही नोवेल उन्होंने फ्रेंच के अंदर लिखा है, और इसका पब्लिकेशन हुआ था 1879 को, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर अपना 1 नंबर पे आता है एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान मित्रों, इसका पब्लिकेशन हुआ था 1882 को, ठीक है, ये भी इनके पिताजी ने किया पब्लिकेशन। एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स के अंदर क्या मित्रों, जो अपने मिथोलॉजिकल जो लीजेंड्स है अपने हिंदू धर्म के अंदर जो पौराणिक कथाएं हैं उनको क्या इसके अंदर ऐड करके उन पे उन्होंने जो तोरुदत्त है उन्होंने कविताएं लिखी है, और उनका कलेक्शन है इसके अंदर, ठीक है। इसमें खूब सारी इंपॉर्टेंट पोएम्स है, वो आगे आपको इस क्वेश्चंस के माध्यम से देखने को मिलेगी। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच फ्रेंच पोइट्स वर्क्स वर ट्रांसलेटेड बाय तोरुदत्त इन अ सीप ग्लिंड इन फ्रेंच फील्ड। मित्रों इनका जो फर्स्ट जो कलेक्शन था पोएम्स का, तो इनमें से कौन सी ऐसे राइटर उन्होंने चुना था जिसका उन्होंने ट्रांसलेट किया था, फ्रेंच पोइट थे वो, चार्ल्स बॉडलेयर, विक्टर ह्यूगो, आर्थर रिम्बाउड, पॉल वेरलाइन। तो मित्रों विक्टर ह्यूगो है, फ्रेंच पोइट थे, इनके सारी की सारी जो रचनाएं है ना, ठीक है, 165 में जो सारी जो फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेट की है, जो इनकी खुद की नहीं थी, वो सारी विक्टर ह्यूगो की थी। विक्टर ह्यूगो की जो फ्रेंच पोएम है उनको उन्होंने इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया था तोरुदत्त ने। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हु रोट द फॉरवर्ड टू एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। मित्रों जो एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान जो 1882 को पब्लिश हुआ था, इसकी फॉरवर्ड किसने लिखी थी। फॉरवर्ड होता है मित्रों प्रेफस, प्रेफस इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन किसने लिखा, प्रस्तावना किसने लिखी इस पूरी बुक की, एडमंड गोस, विक्टर ह्यूगो, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू भी नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर भी नहीं है, विक्टर ह्यूगो भी नहीं है। एडमंड गोस मित्रों इंग्लैंड के एक क्रिटिक थे, स्कॉलर थे, उन्होंने लिखा है इसको। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच कलेक्शन ऑफ तोरुदत्त's पोएट्री वाज पब्लिश्ड पोस्टमसली इन 1882। कि इनमें से कौन सा ऐसा पोएट्री का कलेक्शन है मित्रों जो मरणोपरांत इनके 1882 के अंदर पब्लिश हुआ। तो अपने पीछे जिक्र किया है एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, इसके जो पब्लिकेशन है वो इनके मरणोपरांत हुआ है 1882 के अंदर। मित्रों इसके अंदर अपने एंशिएंट बैलेड है और एंशिएंट जो लीजेंड है हिंदुस्तान की, और मेनली जो अपने हिंदुइज्म की जो लीजेंड्स है ना वो इसके अंदर है, ठीक है, पौराणिक जो कथाएं हैं वो इसके अंदर ऐड है। तो इसमें पोएम भी जो आवर केसुना ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसी कलेक्शन के अंदर है। फिर द लोटस है, ये भी इसी के अंदर है, और सीता भी इसी के अंदर है। इसके अलावा लक्ष्मण है, प्रहलाद है, ऐसे बहुत सारी इसके अंदर ध्रुव है, ये इसके अंदर काफी ना इंपॉर्टेंट इसके अंदर पोएम्स है। तो इसमें जो मेनली जो है ना आवर केसुना ट्री यहाँ पे डालने का मेरा ये उद्देश्य है कि इसमें मित्रों आरपीएससी ने क्या किया है, 2 बार आरपीएससी 2022 के अंदर सेकंड ग्रेड के एग्जाम में और 2018 के अंदर आवर केसुना ट्री है,
या आवर केसुरना ट्री है, वहां से टेक्स्ट में लाइन पूछी है। तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आवर केसुरना ट्री, द लोटस और सीता है ना, इसके आपको टेक्स्ट है ना 1-2 बार पढ़ना चाहिए लाइंस, ताकि आपके माइंड में रहे अगर सीधी लाइन पूछी जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 नंबर। आगे देखते हैं, अपने 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सावित्री, लक्ष्मण, ध्रुवा, प्रहलाद, बुट्टो आर। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है मित्रों कि सावित्री, लक्ष्मण, ध्रुव, प्रहलाद, बुट्टो ये क्या है? पोएम्स रिटन बाय सरोजिनी नायडू, शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाय आर के नारायण, पोएम्स रिटन बाय तोरुदत्त, शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाय टैगोर। तो ये किसके द्वारा लिखी गई पोएम्स है मित्रों? तोरुदत्त के द्वारा। और ये इसी कलेक्शन के अंदर है, जो एंशियंट बैलेड है और लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान है, इसी के अंदर है ये सावित्री, लक्ष्मण, ध्रुवा, प्रहलाद। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राइट। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच पोएम बाय तोरुदत्त इज कंसिडर्ड हर मोस्ट पर्सनल एंड इमोशनल वर्क? तोरुदत्त की कौन सी ऐसी पोएम है जो माना जाता है कि सबसे ज्यादा उसकी पर्सनल है और इमोशनल वर्क है? द लोटस, सीता, आवर केसुरना ट्री, लक्ष्मण। तो मित्रों लोटस भी नहीं है, सीता भी नहीं है, लक्ष्मण भी नहीं है, और केसुरना ट्री है मित्रों, इसको मोस्ट पर्सनल और इमोशनल वर्क माना जाता है। इनके जो बचपन की जो मेमोरी है, अपने ब्रदर सिस्टर की मेमोरी है, जो एक साथ खेलते थे ट्रीज के बारे में, वो इनको याद दिलाती है आवर केसुरना ट्री। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। What is the form of the poem The Lotus by तोरुदत्त? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है कि क्या फॉर्म है, ठीक है, तोरुदत्त जो लोटस है इसकी क्या फॉर्म है? ए पेट्रार्कन सोनेट, ए बैलेड, एन एलेजी, एन ओड। तो ओड भी नहीं है मित्रों, एलेजी भी नहीं है, ए बैलेड भी नहीं है, पेट्रार्कन सोनेट है मित्रों। जो लोटस पोएम है, फेमस पोएम है, ये 14 लाइंस की है, ये पेट्रार्कन सोनेट है, ये ध्यान रखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच थीम इज सेंट्रल टू तोरुदत्त पोएम आवर केसुरना ट्री? आवर केसुरना जो ट्री है इसकी सेंट्रल थीम क्या है? पॉलिटिकल रेबेलियन, नॉस्टैल्जिया एंड मेमोरी, अर्बनाइजेशन और साइंटिफिक प्रोग्रेस। तो साइंटिफिक प्रोग्रेस भी नहीं है, अर्बनाइजेशन भी नहीं है, पॉलिटिकल रेबेलियन भी नहीं है। नॉस्टैल्जिया होता है फिर उदासी, और मेमोरी होता है स्मृति, यानी उनकी उदासी और जो उनकी स्मृति है उसके बारे में ये पोएम है। 2 नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन द लोटस व्हाट डज द लोटस सिंबलाइज? मित्रों लोटस जो पोएम है वो क्या सिंबलाइज करती है, क्या प्रतीक है उसका? अब द लोटस पोएम मित्रों है अपने बैलेड, एंशिएंट बैलेड एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान जो कलेक्शन है 1882 के अंदर आया था, उसके अंदर है और फेमस पोएम है। तो ये क्या सिंबलाइज करती है? कन्फ्लिक्ट, प्योरिटी एंड इंडियन हेरिटेज, वेस्टर्न कल्चर, मोर्टेलिटी। तो मित्रों लोटस पोएम है ना, इसके अंदर जो पोइटेस है तोरुदत्त, वो एक तो रोज फ्लावर है उसका मेंशन करती है, इसके एक लिली फ्लावर है उसको मेंशन करती है। तो रोज फ्लावर है उसको वेस्टर्न कल्चर का बताया जाता है और लिली को ईस्टर्न कल्चर का बताया। दोनों के अपने अपने गुण है, लेकिन दोनों के अंदर सबसे जो बड़ा इनका जो सामंजस्य बिठा के जो लोटस है ना, इसको सबसे बड़ा बताया जाता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है और इंडियन हेरिटेज का ये सिंबल है। तो प्योरिटी एक तो पवित्र बताया जाता है और एक इंडियन हेरिटेज का इसको सिंबल बताया जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मित्रों आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, कम समय के अंदर ज्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश की जा रही है, ज्यादा फैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड जो चीजें हैं वो आपको मिल रही है। तो आशा करता हूँ कि आपने चैनल को जो सब्सक्राइब और सेशन को लाइक अवश्य कर दिया होगा, इसी में आपसे उम्मीद भी रखता हूँ। मित्रों आपका समय बच रहा है, टाइम सेवर सेशन रहता है, तो इन चीजों का आपको सम्मान करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपने ये लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तोरुदत्त पोइट्री ऑफन ब्लेंड्स एलिमेंट्स ऑफ विच 2 कल्चर्स? तोरुदत्त की जो पोएम है ना वो ऑफन ब्लेंड्स होता है मित्रों, मिश्रण करना, मिला देना, एलिमेंट्स तत्व कि कौन सी ऐसी 2 कल्चर है जिनका मिश्रण कर दिया जाता है तोरुदत्त की पोइट्री के द्वारा? इंडियन एंड चाइनीज, इंडियन एंड यूरोपियन, यूरोपियन एंड अफ्रीकन, इंडियन एंड पर्शियन। तो मित्रों जो तोरुदत्त है वो कहाँ स्टडी करने गई थी? यूरोप के अंदर गई थी। यूरोपियन एंड अफ्रीकन हो जाएगा, सॉरी इंडियन एंड यूरोपियन हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप देखिए कि जो इंडिया की जो चीजें है ना, इंडियननेस तो अपने पोएम में दिखती है अपन को हर चीज में, जैसे जो लीजेंड्स की चीजें हैं, जो सीता है, लक्ष्मण है, इस तरीके की। इसके साथ इसने क्या किया, यूरोपियन चीजें जो पोइट्री को जिस तरीके से सोनेट यूज कर रहे हैं, बैलेड यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीजें हैं मित्रों। तो जैसे लोटस पोएम में सोनेट है, लोटस इंडियननेस को बताया जा रहा है, लेकिन पोएम है उसका स्ट्रक्चर सोनेट के अंदर जो यूरोपियन को शो करता है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
विच लिटरेरी मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड तोरूदत्त पोएटिक स्टाइल, कौन सा लिटरेरी मूवमेंट है मित्रों जो तोरूदत्त के पोएटिक स्टाइल है उसको प्रभावित किया? मॉडर्निज्म, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, सिंबोलिज्म। तो मित्रों रोमांटिसिज्म ने क्या है तोरूदत्त के जो पोएटिक स्टाइल है उसको बहुत ज्यादा प्रभावित किया, क्योंकि रोमांटिसिज्म में इमेजरी होती है, तो तोरूदत्त ने खूब सारी इमेजरी का यूज किया। इसके अंदर खूब सारी पर्सनल जो चीजें ऐड की जाती है रोमांटिसिज्म के अंदर, इसी में ऐड की गई है। नेचुरल ब्यूटी है, इसका तोरूदत्त ने भी नेचुरल ब्यूटी पर खूब लिखा है, और रोमांटिसिज्म में भी खूब लिखा जाता है, तो इसलिए रोमांटिसिज्म है इससे बहुत ज्यादा ये प्रभावित हुई है। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच पोएम बाय तोरूदत्त एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एक्साइल एंड अबंडनमेंट, कौन सी ऐसी पोएम है जिसके अंदर तोरूदत्त एक्सप्लोर करती है एक्साइल निर्वासन और अबंडनमेंट त्याग, निर्वासन और जो त्याग है परित्याग है उसका थीम है उसको एक्सप्लोर किया जाता है। द लोटस, सीता, यंग कैप्टिव, बोगमारी। तो बोगमारे भी नहीं है, यंग कैप्टिव ने सीता है मित्रों, सीता का जो निर्वासन है ना वो दिखाया गया है। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीता को जंगल में रहना पड़ रहा है, यानी रामायण के जो पार्ट है उसमें ये पोएम है ली गई है। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच पोएम बाय तोरूदत्त रिफ्लेक्ट्स हर क्रिश्चियन फेथ थ्रू द स्टोरी ऑफ एकलव्य, एकलव्य की स्टोरी के द्वारा वो खुद का जो क्रिश्चियन फेथ है उसको रिफ्लेक्ट करती है, वो कौन सी पोएम है? बुट्टू, लक्ष्मण, सावित्री, सीता। तो मित्रों सीता भी नहीं है, सावित्री भी नहीं है, लक्ष्मण भी नहीं है, यानी हालांकि ये सारी रचनाएं हैं ये तो इन्हीं की है, लेकिन जो क्रिश्चियन फेथ है एकलव्य की स्टोरी है ना उससे शो होता है 1 नंबर से। और बुट्टू जिसका इस पोएम के अंदर बुट्टू है एकलव्य को कहा जाता है, जो एकलव्य की द्रोणाचार्य की स्टोरी है जो अपना थंब काट के दे देता है गुरु दक्षिणा के अंदर, वो स्टोरी है मित्रों। इससे क्रिश्चियन के अंदर भी क्या है कोई एक व्यक्ति है दूसरे के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो जाता है, एक ऐसी इनके भी एक क्या है फेथ है जो इनको लगता है कि क्रिश्चियन फेथ है, बिल्कुल ही इस स्टोरी के अंदर झलकता है जो सिमिलर है। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर थीम इन तोरूदत्त पोइट्री, तोरूदत्त की पोइट्री में मेजर थीम क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, लॉस एंड लॉन्गिंग, पॉलिटिकल सेटायर, अर्बन लाइफ। मित्रों अर्बन लाइफ नहीं है, पॉलिटिकल सेटायर भी नहीं है, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस नहीं है, लॉस एंड लॉन्गिंग है मित्रों, यानी किसी का लॉस हो गया, लॉन्गिंग इच्छा है, तो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये अपने जो भाई बहन है उनका जो लॉस हो जाता है और इसकी भी जीने की इच्छा है, इस बारे में ये पूरी की पूरी जो भी पोएम्स है ये इनके सबके मेजर थीम यही है। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तोरूदत्त ऑल्सो रोट अ फ्रेंच नॉवल कॉल्ड, तोरूदत्त ने एक फ्रेंच नॉवल भी लिखा उसे कहा जाता है या उसका नाम है बायनका, ले जनरल डे, मैडम मोसले, आरवर्स, सावित्री, औरोरा। तो औरोरा भी नहीं है, सावित्री भी नहीं है, बायनका भी नहीं है मित्रों। 1879 को पब्लिश हुआ था ले जनरल डे मेडमोसले आरवर्स, ये फ्रेंच नॉवल इनका इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ, ये पेरिस में पब्लिश हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे, फ्रांस के अंदर जो पेरिस है वहां पे पब्लिकेशन हुआ था इसका, और फ्रेंच नॉवल है, ध्यान रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ तोरूदत्त अनफिनिश्ड इंग्लिश नॉवल, तोरूदत्त का जो अनफिनिश्ड इंग्लिश नॉवल है उसका टाइटल क्या है? ले जनरल डे, तो ये तो अपन कट कर सकते हैं, फ्रेंच नॉवल है। ए शीप ग्लिंड इन फ्रेंच फील्ड, ये भी क्या है फ्रेंच पोएम्स को ट्रांसलेट किया हुआ है, इनकी जो 1876 के अंदर हुआ था, ये भी कट कर दीजिए। एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान है, ये अपने जो इंडियन मिथोलॉजी है, लीजेंड्स है, ठीक है, जैसे रामायण है, महाभारत है, वहां से ये चीजें ली गई है, एकलव्य की कहानी है और ठीक है कथा है, तो ये भी कट कर दीजिए। बायनका और द यंग स्पेनिश मेडन है मित्रों, ये 1878 को पब्लिश हुआ था, ये अनफिनिश्ड इंग्लिश नॉवल है, और ऐसा माना जाता है कि इंडिया के अंदर जो इंडियन इंग्लिश में फर्स्ट इंडियन वुमेन थी तोरूदत्त, जिसका ये नॉवल है इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ, यानी पहली भारतीय महिला है जिसने इंग्लिश के अंदर नॉवल लिखा, तो ये भी याद रख सकते हो। बायनका और द यंग स्पेनिश मेडन है, ये फर्स्ट नॉवल है जो एक इंडियन महिला के द्वारा लिखा गया इंग्लिश के अंदर। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट लास्टिंग इम्पैक्ट डिड तोरूदत्त हैव ऑन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पर तोरूदत्त का क्या प्रभाव रहा लंबे समय तक? सी इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न टेक्निक्स, कि उन्होंने मॉडर्न टेक्निक है उसका परिचय करवाया। सी पायनियर्ड द फ्यूजन ऑफ इंडियन वेस्टर्न पोएटिक ट्रेडिशन, उन्होंने जो क्या किया है भारतीय और जो पश्चिमी जो पोएटिक ट्रेडिशन है, पोएटिक जो परंपराएं उनका मिश्रण किया। सी फोकस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन पॉलिटिकल थीम्स, उन्होंने पॉलिटिकल थीम्स फोकस किया तो नहीं किया। सी रिजेक्टेड इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, बिल्कुल कट कर दीजिए।
2 नंबर हो जाएगा। इन्होंने इंडिया और जो वेस्टर्न कल्चर है या वेस्टर्न जो पोएटिक ट्रेडिशन है उसका मिश्रण किया है मित्रों, 2 नंबर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच फेमस क्रिटिक कॉल्ड तोरुदत्त ए फ्रेश ब्लूमिंग फ्लावर ऑफ पोइट्री। मित्रों कौन सा ऐसा क्रिटिक है जिसने तोरुदत्त को ए फ्रेश ब्लूमिंग फ्लावर ऑफ पोइट्री का है, यानी एक ताजा खिलता हुआ फूल का है कविताओं का। मैथ्यू आर्नोल्ड, एडमंड गोस्ट, विलियम हेजलिट, मैकॉले। तो मैकॉले भी नहीं है, विलियम हेजलिट भी नहीं है, मैथ्यू आर्नोल्ड भी नहीं है, एडमंड गोस्ट। 2 नंबर हो जाएगा मित्रों। एडमंड गोस्ट इंग्लैंड के फेमस क्रिटिक है। इन्होंने मित्रों जब एन एंशियंट बैलेड ऑफ लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान जो अपने कलेक्शन था इनका तोरुदत्त का, इसकी फॉरवर्ड लिखा था, इनकी प्रेफेस इंट्रोडक्शन लिखा, उसके अंदर तोरुदत्त को ए फ्रेश ब्लूमिंग फ्लावर ऑफ पोएट्री कहा है। मित्रों आज अपने 20 क्वेश्चन किए हैं, 20 में से आपके कितने राइट हुए कमेंट सेक्शन में आप ईमानदारी से मुझे बताओगे। मित्रों इस सेशन में अपने जो तोरुदत्त है इसके कंप्लीट फैक्ट कर लिए हैं। आपको मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि जो तोरुदत्त है ज्यादा इनका नाम है पोइट, एक तरीके से पोइटेस के अंदर है, पोइट्री ज्यादा इन्होंने लिखी है, तो पोइट्री से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पोइट्री के जितने भी कलेक्शन के अंदर जो नाम है ना, ज्यादातर वो भी एंशिएंट बैलेड्स है ना, जो जो लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान है वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो इनके कम से कम आपके पास नाम होने चाहिए। इसके साथ साथ मित्रों ये सीरीज लगातार जारी रहेगी। अगर आप है ना कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना आपको। तो मित्रों लाइक और सब्सक्राइब में कमी नहीं रखें, मैं मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं रखूंगा। कंप्लीट जो राइटर है ना आपके इंडियन ऑथर वो करवाने की कोशिश करूंगा कंप्लीट फैक्ट के साथ, ठीक है। ऐसे नहीं भी 20 क्वेश्चन करा दिए और आज अपने 20 क्वेश्चन किए तो 20 में से आपके 40 to 45 क्वेश्चन आराम से हो गए, क्योंकि एक क्वेश्चन की डिटेल के अंदर खूब सारी चीजें मैंने आपको बताई है। इसके साथ ही मित्रों आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ कमेंट, ताकि मैं लगातार आपके साथ बना रहूं। तो एक प्यारा, चाहे आप छोटा सा कमेंट करो, चाहे थैंक यू का कमेंट करो, लेकिन एक कमेंट करके जरूर जाइएगा, ठीक है। तो मित्रों लाइक शेयर सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं रखें, मैं मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं रखूंगा और लगातार मित्रों मेहनत करते रहना है, मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा, ठीक है मित्रों। मेहनत करिए और मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।